हेलो, नमस्कार। वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। कल हमने जो टॉपिक लिया था वो हमारा था केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध और रासायनिक अभिक्रिया। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं जनरल साइंस में वो हमारा है अम्ल, क्षार, लवण और पीएच स्केल, यानी एसिड, बेस, सॉल्ट और पीएच स्केल। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मीमांसा क्लासेस की तरफ से जनरल साइंस का ये जो पूरा पार्ट है, पूरा पोर्शन है, आपको हमारी प्ले लिस्ट में स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होगा। तो आप हमारी मीमांसा क्लासेस की प्ले लिस्ट में, जनरल साइंस की प्ले लिस्ट में जा करके पूरा कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, जो आपको सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है उसकी तैयारी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एसिड, बेस, सॉल्ट एंड पीएच स्केल, अम्ल, क्षार, लवण और पीएच स्केल। देखिए, बेसिकली अम्ल और क्षारक होते क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अम्ल क्या चीज़ होती है और क्षारक क्या चीज़ होती है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जानते होंगे कि बहुत सारी संकल्पनाएं, बहुत सारे कंसेप्ट अम्ल और क्षारक को डिवाइड करने के लिए दी गई थी। उनके आधार पर अलग अलग जो बेसिक्स बनाए गए थे कि ये एक बेसिक आधार है, इसके आधार पर अगर ये ऐसा कर रहा है तो ये अम्ल है, ये अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो ये क्षारक है। तो देखिए, सबसे पहला जो उसमें कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो आर्हेनियस का कंसेप्ट। यहाँ हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम खाली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो पहला जो कंसेप्ट है वो आर्हेनियस की संकल्पना या आर्हेनियस कंसेप्ट। उसके अनुसार जल में घुलने पर अगर वो पदार्थ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, या तो वो क्या दे, हाइड्रोजन आयन दे, या क्या दे, हाइड्रोनियम आयन दे। H3O पॉजिटिव को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, या तो हाइड्रोजन आयन दे या हाइड्रोनियम आयन दे। इन दोनों में से अगर कुछ भी दे रहा है, कोई सा भी आयन दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो अम्ल कहलाएगा। और अगर वो पदार्थ जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन अगर दे रहा है, OH नेगेटिव आयन अगर दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, अगर जल में घुलने पर कोई भी पदार्थ जो है वो H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, तो वो क्या है, अम्ल है। और अगर वो OH नेगेटिव आयन दे रहा है तो वो क्या है, वो क्षारक है। ये तो थी आर्हेनियस कंसेप्ट। दूसरा जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी संकल्पना है, उसके अनुसार ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या कहते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है वो अगर प्रोटॉन त्याग करने की क्षमता रखता है, प्रोटॉन रिलीज करने की कैपेसिटी अगर रखता है, तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। अगर उसकी प्रवृत्ति प्रोटॉन्स को त्याग करने की है तो वो क्या कहलाएगा, वो अम्ल कहलाएगा। और यदि वो प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है तो वो क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ी, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अगर वो पदार्थ रखता है तो वो अम्ल कहलाएगा। और यदि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है तो वो क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। इन 3 पॉइंट्स को एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। यदि पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है तो वो कहलाएगा अम्ल। यदि वो पदार्थ जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन दे रहा है तो वो कहलाएगा क्षारक। यदि वो प्रोटॉन त्याग करने की क्षमता रखता है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार, ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी संकल्पना के अनुसार है कि यदि वो प्रोटॉन त्याग करने की क्षमता रखता है तो वो कहलाएगा अम्ल, और यदि वो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है तो वो कहलाएगा क्षारक। तीसरा पॉइंट है, यदि इलेक्ट्रॉन जोड़ी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो अगर ग्रहण करने की क्षमता रखता है तो वो कहलाएगा अम्ल, और इलेक्ट्रॉन जोड़ी यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति अगर वो रखता है तो वो कहलाएगा क्षारक। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसका है, यदि नीले लिटमस को वो लाल कर रहा है, लिटमस टेस्ट होता है, एक लिटमस पेपर होता है जिसको हम उस सॉल्यूशन के अंदर डुबोते हैं, तो यदि उस नीले लिटमस को, ब्लू लिटमस को अगर वो पदार्थ लाल कर देता है तो वो कहलाएगा अम्ल, और यदि लाल लिटमस को वो नीला कर देता है तो वो क्या कहलाएगा, क्षारक। अम्ल जो होते हैं वो जनरली स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, जबकि क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक क्या होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल के विलयन में विद्युत का प्रवाह हो सकता है, जबकि क्षारक के विलयन में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। ये बेसिक डिफरेंस है, 6 पॉइंट्स जो हमने देखे अम्ल और क्षारक के बीच में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सा एक नोट लिखा हुआ है, इसको आप लोग देखिए कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं वे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं।
तो अब तक आप लोग सोच रहे होंगे हम अम्ल और क्षार में डिफरेंस पढ़ रहे थे, नहीं, हम अम्ल और क्षारक में डिफरेंस पढ़ रहे थे। क्षारक और क्षार में ये मोटा डिफरेंस है कि केवल वे ही क्षारक क्षार कहलाते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। समझ में आया आप लोगों को? केवल वे ही क्षारक क्षार कहलाएंगे जो जल में घुलनशील होते हैं। तो ये मोटे मोटे बेसिक डिफरेंस है अम्ल और क्षारक के अंदर। सबसे पहले वो पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं वो कहलाते हैं अम्ल, जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो कहलाते हैं क्षारक, जो प्रोटॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है वो कहलाता है अम्ल, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है वो कहलाता है क्षारक। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा वो कहलाएगा अम्ल, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति रखेगा वो कहलाएगा क्षारक। अम्ल जो होते हैं, एसिड्स जो होते हैं, वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, और क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो जनरली स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, जबकि क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर टेस्ट होता है इनका। अम्ल के विलयन में जो है विद्युत का प्रवाह हो सकता है, जबकि क्षारक के विलयन में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। ये हमने पॉइंट टू पॉइंट जो बेसिक डिफरेंस थे अम्ल और क्षारक के वो हमने स्टडी किए। अब हम आगे चलते हैं, अम्ल के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अम्ल यानी कि एसिड। अम्ल या क्षार का जल में घुलना, दोनों में से किसी को भी जल में जब हम घोलते हैं तो वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? कल भी हमने डिस्कस किया था, दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, एक होती है ऊष्माक्षेपी और दूसरी होती है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी, तो जैसे इनके नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि जिसके अंदर ऊष्मा का क्या हो रहा हो? उत्सर्जन हो रहा हो। जिसमें ऊष्मा का क्या हो रहा हो? उत्सर्जन हो, ऊष्मा का क्या हो रहा हो? निर्माण हो रहा हो, ऊष्मा बन रही हो। और ऊष्माशोषी का मतलब है ऊष्मा का अवशोषण हो रहा हो, यानी उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और इसमें ऊष्मा का क्या होगा? अवशोषण होगा। ये हो गई आपकी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षार का जल में घुलना कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अम्ल जो होते हैं, एसिड्स जितने भी होते हैं, वो जब धातुओं के साथ, जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, चाहे वो मेटल सोडियम है, चाहे एल्यूमिनियम है, चाहे से गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, किसी भी धातु के साथ जब ये अभिक्रिया करते हैं तो ये कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस। हमेशा H2 गैस निकलेगी जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। अम्ल में जल की मात्रा अधिक होने पर वह तनु कहलाएगा, और तनु अम्ल कहलाएगा, और जल की मात्रा नाम मात्र होने पर या नहीं होने पर वो क्या कहलाएगा? सांद्र कहलाएगा। लैब्स में हम लोगों ने देखा होगा कि बॉटल्स के ऊपर लिखा हुआ रहता है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। तो इस डाइल्यूट का मतलब है कि यहाँ पे पानी जो है वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि पानी की मात्रा बहुत कम है या नहीं है, ना के बराबर है। कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है? एसिड का है। तो किसी भी एसिड में पानी की मात्रा अगर अधिक है तो वो एसिड डाइल्यूट यानी तनु अम्ल कहलाएगा, और अगर पानी की मात्रा कम है तो वो क्या कहलाएगा? सांद्र अम्ल यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहलाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ है, दैनिक जीवन है, उसके अंदर हम कुछ एसिड्स को रोज यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है उनके बारे में। हम नींबू में कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं, हमारे टमाटर में कौन सा एसिड है, संतरे में कौन सा एसिड है, तो ये आपको यहाँ पर याद करने हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इनके नाम आपको याद जरूर करने हैं। जैसे सबसे पहला हम नाम लें तो सिरका या विनेगर। लगभग सभी घरों में ये सिरका या विनेगर यूज होता है, हम सब जानते हैं। दूध से पनीर बनाने के लिए या अन्य कई कामों में ये सिरका या विनेगर हम यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है सिरके या विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। तो सिरके या विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। दूसरा है आपके संतरे या नींबू, ये जो खट्टे फल होते हैं, जो खट्टे फल आप खाते हो, उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली या अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। मेनली इमली में कई बार पूछा जाता है परीक्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के अंदर, टमाटर जो रोज हमारे घर में यूज होता है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड उसके अंदर पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। चींटी या नेटल के डंक में, चींटी जब आपको काटती है तो वो जो डंक लगता है उस डंक के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? मैथेनोइक एसिड। और इसी मैथेनोइक एसिड का दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड।
इसी मेथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। उसको फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो चींटी या नेटल के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। सेब के अंदर पाया जाता है मैलिक एसिड। सोने चांदी और के शुद्धिकरण में जो एसिड यूज में लिया जाता है वो होता है आपका HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड यूज करते हैं? नाइट्रिक एसिड। लोहे को साफ करने के लिए जो यूज करते हैं वो H2SO4 और HNO3 का मिश्रण यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण यूज किया जाता है लोहे को साफ करने के लिए। जंग के धब्बे हटाने के लिए यूज किया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ये ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। तो जंग के धब्बे हटाने के लिए जो एसिड यूज करते हैं वो एसिड होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड, जो कि टमाटर में पाया जाता है। अब यहाँ पे एक नई चीज आई है, अम्लराज या एक्वारेजिया। क्या होता है ये एक्वारेजिया? देखिए, ये एक्वारेजिया या हिंदी में इसको हम कहते हैं अम्लराज। कई बार हिंदी में भी एक्वारेजिया ही लिखा हुआ आ जाता है एग्जाम में, तो आपको दोनों नाम इसके याद होने चाहिए। अम्लराज जो होता है, दो एसिड हैं HCl और HNO3। HNO3 और HCl और HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाकर, देखिए इनका रेशो फिक्स रहता है अम्लराज के अंदर। 3 भाग जो होते हैं वो होते हैं आपके किसके? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और 1 भाग होता है HNO3 का। इनको मिला करके जो अम्ल या जो एसिड तैयार किया जाता है वो कहलाता है आपका एक्वारेजिया। क्या कहलाता है वो? एक्वारेजिया। ये एक्वारेजिया काम क्या आता है? क्या काम आता है ये एक्वारेजिया? देखिए, ये एक्वारेजिया काम आता है धातुओं को गलाने में। ये एक्वारेजिया क्या काम आता है? धातुओं को गलाने में। और मोस्टली ये कौन सी धातुओं को गलाने में काम आता है? गोल्ड और प्लेटिनम। मोस्टली ये इन दो धातुओं को गलाने में काम आता है। ऐसा नहीं है कि एक्वारेजिया से सभी धातुएं गल जाती हैं, धातुएं बहुत कठोर होती हैं, लेकिन मोस्टली ये इन दो धातुओं को गलाने के लिए काम में आता है एक्वारेजिया या अम्लराज। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कुछ एसिड्स के बारे में। एक बार फिर से मोटा मोटा रिवाइज करते हैं। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। संतरे या नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। इमली या अंगूर में पाया जाता है आपका टार्टरिक एसिड। टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। और इसी के साथ आप याद कर लीजिए, ये ऑक्सैलिक एसिड कहाँ यूज आता है? आपके जंग के धब्बे हटाने के काम ये आता है। चींटी या नेटल के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, और ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं, मेथेनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। सोने और चांदी के शुद्धिकरण में हम काम में लेते हैं नाइट्रिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। लोहे को साफ करने में यूज होता है H2SO4 प्लस HNO3 का सोल्यूशन। और अम्लराज क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्लराज का दूसरा नाम है एक्वारेजिया। ये तैयार किया जाता है HCl और HNO3। अच्छा, ये सांद्र शब्द भी इसमें आप जरूर याद रखिएगा। दोनों की कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म यूज की जाती है, क्योंकि परीक्षा में जब ऑप्शंस आएंगे 4 ऑप्शंस, तो उसमें सांद्र तनु, यहाँ पे सांद्र कर देंगे, यहाँ पे तनु कर देंगे, यहाँ पे तनु कर देंगे, यहाँ पे सांद्र कर देंगे, दोनों को तनु कर देंगे और फिर चौथे में दोनों को सांद्र कर देंगे। तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश एग्जामिनर हमेशा करेगा। तो आपको याद रखना है कि दोनों की सांद्र फॉर्म, दोनों को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लिया जाता है। 3:1 के अनुपात में इनका इस्तेमाल होता है। और ये एक्वारेजिया किस काम में आता है? धातुओं को गलाने के लिए। स्पेसिफिकली कौन सी धातुओं को? गोल्ड और प्लेटिनम को। तो ये मोटे मोटे जो दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ अम्ल थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं सूचक या इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं? इसके नाम से लग रहा है इंडिकेट करने वाला इंडिकेटर, नाम से लग रहा है जो इंडिकेट करे वो इंडिकेटर। ठीक है, गाड़ियों में भी होता है इंडिकेटर, जो इंडिकेट करता है हम किस साइड में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, है ना। उसी तरह से ये इंडिकेटर होते हैं। तो देखिए, अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता रंग या गंध आदि द्वारा लगाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? सूचक या इंडिकेटर कहलाता है। या तो रंग परिवर्तन से वो आपको बताएगा कि ये अम्ल है या क्षार है, या किसी तरह की स्मेल चेंज होगी, गंध परिवर्तित होगी, उससे पता चलेगा कि ये पदार्थ जो है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं ये अम्ल है या क्षार है। तो अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता हमें रंग या गंध द्वारा लगाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है?
सूचक या इंडिकेटर कहलाता है। ये तो था फर्स्ट पॉइंट इंडिकेटर की डेफिनेशन। अब आते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स इंडिकेटर के। तो लिटमस लगभग सबने सुना है, अभी हमने पिछले स्लाइड में हमने देखा भी था कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और जो क्षार और क्षारक होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर मोस्टली लोगों ने सुना हुआ होगा वो है आपका लिटमस पेपर। फिर हल्दी, हल्दी भी आपका एक बहुत ही ज्यादा यूज आने वाला प्राकृतिक इंडिकेटर है। फिर है लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिनिया, पिटूनिया, मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थिलीन। ये मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खूब किया होगा टाइट्रेशंस करते टाइम, तो ये एक तरह के इंडिकेटर का काम करता है। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं इंडिकेटर्स के। एक बार फिर से हम इनको देख लेते हैं। लिटमस पेपर है, हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेजेनिया है, पिटूनिया है, मिथाइल ऑरेंज है और फिनेप्थिलीन है। इनको आपको याद रखना है कि ये सारे क्या हैं, सूचक हैं। लिटमस जो होता है वो एक प्राकृतिक सूचक होता है जो हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। ये भी पूछा जाता है लिटमस हमें किससे प्राप्त होता है, ये हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस का रंग कैसा होता है, नेचुरल जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है, बैंगनी यानी कि पर्पल होता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है, अब ये देखिए कैसे कलर चेंज करता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिड की उपस्थिति अगर उस सॉल्यूशन के अंदर है तो वो गुलाबी रंग दे देगा, और अगर क्षार की उपस्थिति है तो वो पीला रंग दे देगा। ये वाला हमने एक्सपेरिमेंट शायद साइंस स्टूडेंट्स ने 11th 12th में खूब किया है टाइट्रेशंस के ड्यूरेशन। तो ये जो है मिथाइल ऑरेंज, जब हम उसको डालते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर तो अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसका कलर कैसे हो जाएगा, धीरे धीरे गुलाबी हो जाएगा, और अगर वो सॉल्यूशन बेसिक है, बेस है, तो वो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। फिनोफ्थलीन जो होता है वो अम्ल अगर है तो वो रंगीन कर देगा उस सॉल्यूशन को, और अगर क्षार है वो सॉल्यूशन तो वो गुलाबी हो जाएगा। ये कॉमन इंडिकेटर्स हैं जो यूज किए जाते हैं। ये जो जनरली यूज में आने वाले इंडिकेटर्स या सूचक हैं उनके बारे में हमने देखा। देखिए जो कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स है वो है लिटमस पेपर, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजेनिया, पिटूनिया, मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थिलीन। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, एक प्राकृतिक सूचक है जो हमें किससे मिलता है, लाइकेन से मिलता है। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि अगर मिथाइल ऑरेंज मान लीजिए हमने किसी सॉल्यूशन में डाला और सॉल्यूशन अगर अम्लीय है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, तो हमें याद रखना है कि उसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। अगर वो सॉल्यूशन जो है वो क्षारीय है, उसमें क्षारक की उपस्थिति है, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और फिनाफ्थलीन जो इंडिकेटर है अगर वो हम डाल रहे हैं तो अगर अम्लीय सॉल्यूशन है तो वो कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, और अगर वो क्षारीय है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंकिश हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा अम्ल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लवण यानी सॉल्ट के बारे में। लवण एग्जाम में जो है अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चंस ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्षारक से रिलेटेड क्वेश्चंस का कोई बहुत ज़्यादा रेशो रहता नहीं है, और वो इसलिए हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम आते हैं लवण यानी कि सॉल्ट पर। सबसे पहले तो ये कि ये सॉल्ट बनते कैसे हैं, तो मोटे मोटे आप याद रखिए कि अम्ल और क्षार, कोई भी अम्ल या क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। ये एक फिक्स है कि जब भी किसी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, चाहे वो कोई सा भी एसिड और कोई सा भी बेस हो, जब भी इनकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा सॉल्ट और साथ में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। साथ में क्या निकलेगा, वाटर यानी H2O निकलेगा। तो ये फिक्स है, एसिड और बेस की रिएक्शन से हमें क्या मिलते हैं, हमें लवण यानी कि सॉल्ट मिलते हैं। कुछ बेसिकली यूज्ड जो सॉल्ट्स हैं, हम लोग जो दैनिक जीवन में डेली यूजेस में जो यूज करते हैं या कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से रूबरू होते हैं डेली अपनी लाइफ में, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। कल प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है। हमने देखा था कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जब वो CO2 से रिएक्शन करता है तो CaCO3 का निर्माण हो जाता है। इसके जो नाम है, कॉमन जनरल नेम्स हैं, वो हमने देखे थे, चूना पत्थर, खड़िया पत्थर या मार्बल या संगमरमर इसको कहते हैं। ठीक है, ये जो है CaCO3 ये मार्बल, चौक व लाइमस्टोन में पाया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। देखिए आपको ये नाम जो है ये दोनों आपको याद रखने होंगे, क्योंकि कई बार विरंजक चूर्ण लिखा हुआ हिंदी माध्यम में भी नहीं आता है, सीधा ब्लीचिंग पाउडर लिख दिया जाता है, और क्योंकि साइंस का क्वेश्चन है तो उसको मान्य करना पड़ता है, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर भी याद रखना है। इस विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है CaOCl2। तो देखिए यूज कहाँ होता है, जैसे इसके नाम से दिख रहा है विरंजक यानी कि विरंजन, विरंजन। विरंजन का मतलब क्या हुआ, रंग उड़ाने वाला। तो ये ब्लीच करने के काम आता है, कपड़ों का डाई करने के लिए जब रंग उड़ाया जाता है तो वो रंग उड़ाने का काम कौन करता है, ये विरंजक चूर्ण यानी कि ये ब्लीचिंग पाउडर करता है। वो रंग उड़ाने का काम कौन करता है, ये ब्लीचिंग पाउडर करता है। ठीक है, ये एक तरह का ऑक्सीकारक भी है, ऑक्सीडेंट भी है, और वाटर के डिसइंफेक्शन में, जल का शुद्धिकरण, जल का डिसइंफेक्शन करने के लिए भी इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। जल पानी का डिसइंफेक्शन करने के लिए भी ये ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा CaOCl2। और ये यूज कहाँ होता है, एक तो ये विरंजन यानी कि कपड़ों का रंग उड़ाने में यूज होता है, ऑक्सीकारक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, और जल के डिसइंफेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम लगभग आप में से सभी ने सुना होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए जब हमारे कहीं चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो वो जो मोटा मोटा सा करके डॉक्टर प्लास्टर बांधता है ना, ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। वो जो मोटा कर देता है, यूं हाथ में अगर चोट लग रही है तो बहुत मोटा सा प्लास्टर बांध दिया और फिर यूं करके रख दिया, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इस हाफ H2O का क्या मतलब है, ठीक है, ये CaSO4 तो हो गया कैल्शियम सल्फेट। इस हाफ H2O का मतलब है कि ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, हाफ हाइड्रेट है, यानी इसमें आधा अणु जल का है। डॉट हाफ H2O का मतलब है कि इसमें आधा अणु किसका है, जल का है, लेकिन इसका फॉर्मूला फिक्स है, आप लोग याद रखिएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 डॉट हाफ H2O। अभी हमने बताया कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला इस्तेमाल तो प्लास्टर करने में होता है, इसके अलावा खिलौने बनाने में भी इसका यूज होता है, खिलौने बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और अगर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम और जल मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। अगर इसके अंदर हमने और पानी मिला दिया तो ये जिप्सम बन जाएगा, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। उसमें क्या था, हाफ H2O, यहाँ पे क्या हो गया 2H2O। तो अगर हमने इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में और अधिक जल मिला दिया तो ये और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। तो ये हो गए कुछ सॉल्ट्स, और उनके हम आगे और अभी सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो सॉल्ट्स हैं उनके दैनिक जीवन में हमारे क्या क्या यूजेस होते हैं वो हमने देखे। आगे चलते हैं, रॉक सॉल्ट, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। रॉक सॉल्ट या NaCl, खाने का नमक, जो हर घर में प्रतिदिन यूज होता है, खाने का नमक NaCl। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राइन। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, ये ब्राइन होता है। ब्राइन क्या होता है, NaCl का जो जलीय विलयन होता है, NaCl का जो जलीय विलयन होता है उसको ब्राइन के नाम से जाना जाता है। NaCl का जो जलीय विलयन होता है उसको ब्राइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ब्राइन क्या होता है, NaCl के जलीय विलयन को ब्राइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं धोने का सोडा या धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। धोने का सोडा, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा, कुछ भी कह लीजिए, तीनों एक ही नाम है। इसको धावन सोडा भी कहते हैं या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, तीनों एक के ही नाम है। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला है इसका Na2CO3 डॉट 10H2O। क्या फॉर्मूला है इसका, Na2CO3 डॉट 10H2O, या इसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी आप लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन पेपर में कि सोडियम कार्बोनेट में, इसमें 10 अणु जल के भी होते हैं। ये होता है आपका धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। ये क्या काम आता है, हर घर में डेली यूज होता है धावन सोडा, जो साफ सफाई और जल की कठोरता को दूर करने के लिए। जल की कठोरता का मतलब होता है, एक D2 होता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, भारी पानी जिसको कहते हैं। तो वो जो जल की कठोरता, जो भारीपन होता है, उसको दूर करने के लिए ये धावन सोडा काम में आता है। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री और ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल
किया जाता है। तो हमें तो मोटे तौर पे याद रखना है धावन सोडा का फॉर्मूला, और धावन सोडा जो होता है वो कहाँ यूज होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है हर घर में इस्तेमाल होता है, डब्बे में रखा हुआ मिल जाएगा किचन के अंदर, व्हाइट कलर का। ये जो होता है बेकिंग सोडा होता है, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3। ये जो बेकिंग सोडा आपका होता है, ये बेकिंग सोडा सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका यूज है वो है पेट की अम्लीयता यानी कि एसिडिटी को ये दूर करने में बहुत लाभकारी है। आपको एसिडिटी हो जाती है, कुछ भी आपने खा लिया या भूखे पेट रह लिया, लगातार फास्टिंग आपने कर ली, एसिड की मात्रा आपके स्टमक में बढ़ गई, अचानक से बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, तो ये बेकिंग सोडा आपकी उस एसिडिटी को तुरंत खत्म कर देता है। कॉमनली एक इनो हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, लगभग हर घर में मिलेगा ये इनो एसिडिटी को खत्म करने के लिए। उस इनो के अंदर 3 कंटेंट होते हैं, जिसमें मेन जो मोटे तौर पे जो सबसे बड़ा पोर्शन का कंटेंट होता है वो ये सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है, बेकिंग सोडा ही होता है। इसके अलावा ये अग्निशमन यंत्रों में यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे ही गर्म होगा, गर्म होने पर ये CO2 रिलीज करेगा, और हम सब जानते हैं कि CO2 जो है वो आग बुझाने वाली गैस होती है। CO2 जो होती है वो आग बुझाने वाली गैस होती है, आग बुझाने में लाभकारी होती है। तो ये अग्निशमन यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इसके प्रयोग से पकोड़े जो होते हैं आपके वो फूले हुए बनते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका। देखिए, इसके इस्तेमाल से हम सब घरों में जो पकोड़े जब बनाते हैं, जो बैटर हम तैयार करते हैं, उस बैटर के अंदर सब मम्मियाँ, सब मदर्स जो हैं वो बेकिंग सोडा जरूर डालती हैं। उससे पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं और फूले हुए बनते हैं। क्यों बनते हैं फूले हुए? इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये जैसे ही गर्म होता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है? CO2 गैस रिलीज करता है। वो CO2 गैस जब रिलीज होगी गर्म होने पे तो पकोड़े को फुला देगी, पकोड़े फूले हुए मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा मधुमक्खी के डंक लगने से आराम, डंक पर लगाने से इसमें आराम मिलता है। मधुमक्खी का डंक जो होता है वो एसिड छोड़ता है, और ये क्योंकि एसिड की एसिडिटी को खत्म करता है, तो अगर किसी दिन मधुमक्खी काट जाए किसी को कहीं पर भी, तो वहां पर आप तुरंत रगड़ करके क्या लगा लीजिए, ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा रसोई में से उठाइए और लगा लीजिए, वो काफी हद तक आपको आराम देगा। तो ये यूज हो गए आपके कुछ सॉल्ट्स के। आगे चलते हैं इसी सीरीज में, और आगे चलते हैं साबुन। हमने पढ़े हैं साबुन और अपमार्जक। ठीक है, साबुन जो होते हैं वो होते क्या एक्चुअली? साबुन हम डेली लाइफ में रोज यूज करते हैं, लेकिन साबुन एक्चुअल में होते क्या हैं? ये जो होते हैं ये होते हैं लंबी श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। ठीक है, ये पानी और मैल के साथ मिलकर के एक संरचना बनाते हैं जिसको हम मिशेल कहते हैं। ये वो मिशेल का स्ट्रक्चर है। पानी और मैल के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये मिशेल का निर्माण करते हैं। और यही मिशेल जो है वो कपड़ों में से मैल आदि को साफ करने का काम करती है। ये मिशेल जो होता है इसमें सोडियम युक्त आयनिक सिरा जो होता है वो जलरागी होता है। जलरागी का मतलब हाइड्रोफिलिक होता है। ये देखिए, ये सिरा जो है इसका, ये हाइड्रोफिलिक यानी कि जलरागी होता है। ठीक है, ये बाहर की ओर होता है, और ये जो अंदर की ओर इसकी टेल होती है वो जल विरागी यानी कि हाइड्रोफोबिक होती है। ये यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको हाइड्रोफिलिक नहीं हम हाइड्रोफोबिक कहेंगे। एक सेकेंड, इसको हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरागी। ठीक है, तो इसके 2 सिरे होते हैं। देखिए, ये वाला जो सिरा होता है ये बाहर की ओर होता है जो कहलाता है हाइड्रोफिलिक सिरा यानी कि जलरागी सिरा। इसमें कौन सा आयन होता है? सोडियम आयन होता है। आयनिक सिरा जो जलरागी होता है जो कि बाहर की ओर होता है। इसकी टेल जो होती है ये इसकी टेल देखिए, ये टेल इसकी जो अंदर की ओर होती है ये होता है इसका जल विरागी सिरा जिसको हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। ठीक है, साबुन के झाग जो होते हैं वो प्रकीर्णन के कारण बादल की तरह दिखाई देते हैं। जब झाग बनते हैं साबुन के तो वो बादल की तरह में क्यों दिखाई देते हैं? प्रकीर्णन के कारण। किस कारण से दिखाई देते हैं? देखिए, एक छोटे छोटे से पॉइंट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप किसी भी पॉइंट को ये मत समझिए कि इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये साबुन के जो झाग होते हैं वो बादल की तरह किस कारण से दिखाई देते हैं? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं।
कठोर पानी या कठोर जल जो D2O होता है, कठोर जल जो होता है उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण साबुन झाग नहीं देता। पूछा जाता है एग्जाम में कि कठोर जल के अंदर साबुन झाग क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता? क्योंकि उस कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये झाग बनाने में सक्षम नहीं होता। तो ये हमने पढ़ा साबुन के बारे में। सबसे पहले साबुन होते क्या है? साबुन जो होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि पानी और मैल के साथ मिलकर, यानी इस मैल को काटने का जो मेन जो स्ट्रक्चर बनता है, साबुन जब हम लगाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है मेन, वो क्या होता है? मिशेल होता है। इस मिशेल में भी दो चीजें हमने पढ़ी, इसके दो सिरे होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, यानी जल रागी और जल विरागी सिरा। जो बाहर की तरफ जो सिरा होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और अंदर की तरफ जो पूंछ जैसी आकृति की जो टेल होती है इसकी, वो अंदर की ओर होती है, वो कहलाती है जल विरागी सिरा। साबुन के जो झाग होते हैं वो बादल जैसी आकृति के किस कारण से दिखाई देते हैं? क्योंकि प्रकीर्णन हो जाता है उसका। और कठोर पानी यानी कि D2O के अंदर, कठोर जल के अंदर जब हम साबुन लगाते हैं तो झाग क्यों नहीं देते? क्योंकि उस कठोर पानी के अंदर क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है। आगे बढ़ते हैं। साबुन के बाद आता है अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक या डिटर्जेंट। अपमार्जक जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फेट लवण होते हैं। साबुन क्या थे? कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण थे। ये क्या है? अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट क्या है? अमोनियम या सल्फेट लवण है कार्बोक्सिलिक अम्लों के। तो अपमार्जक की परिभाषा सीधी सीधी हो गई। अपमार्जक क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फेट लवण होते हैं। ये कठोर पानी में भी झाग देते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कठोर पानी में साबुन झाग नहीं देता, लेकिन ये डिटर्जेंट देते हैं। इसलिए डिटर्जेंट का यूज जो होता है वो शैम्पू, कपड़े धोने के साबुन में इसका उपयोग किया जाता है, इसका अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मोटा मोटा जो डिफरेंस है वो एक तो पहली लाइन के अंदर आ रहा है कि ये अमोनियम और सल्फेट लवण होते हैं, साबुन जो थे वो सोडियम और पोटेशियम लवण है। और दूसरा जो मोटा यूज में डिफरेंस है वो है कठोर पानी में ये झाग देते हैं, जबकि साबुन कठोर पानी में झाग नहीं देते। नेक्स्ट हम जो यूज करते हैं डेली लाइफ में, सुबह उठते उठते जो हम यूज करते हैं, दैट इज टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं हम? टूथपेस्ट कहते हैं टूथपेस्ट डेली ब्रश, दोनों टाइम ब्रश कर रहे हो आप टूथपेस्ट के साथ, अच्छे टूथपेस्ट के साथ कर रहे हो तो आपके दांतों को सड़ने से बचाएगा। कैसे बचाएगा? हमारे दांतों में जो बैक्टीरिया जो हम खाते हैं, खाने के बाद ढंग से कुल्ला नहीं करते या करते भी हैं तो भी कुछ रह ही जाता है, कुछ खाना दांतों में कहीं ना कहीं फंसा हुआ, मसूड़ों में कहीं ना कहीं रह जाता है, तो वो कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देता है। वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो एसिड फॉर्म करते हैं हमारे दांतों के अंदर। वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे दांतों के अंदर एसिड फॉर्मेशन कर देते हैं। ये टूथपेस्ट जो होता है उस एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बना देता है और दंत क्षय यानी कैविटी होने से बचाता है। हमारे जो डेंटल कैरीज हो जाते हैं, जो दंत क्षय होता है, जो हमारे दांत के अंदर कैविटी बन जाती है, दांत टूटने लग जाते हैं, उसको ये बचाता है। तो टूथपेस्ट जो है वो किस यूज में आता है? दांतों में जो बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया के कारण जो एसिड फॉर्म हुआ दांतों के अंदर, उस एसिड से ये रिएक्शन करके क्या करेगा? लवण बना देगा, सॉल्ट बना देगा। तो इससे सीधे सीधा आपको समझ में आ रहा है कि टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है जो हम यूज करते हैं डेली। इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। ये सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्षारीय होगी तभी तो ये अम्ल से रिएक्शन करके लवण बनाएगा। तो सीधा सीधा क्लियर हो रहा है कि टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो ये कुछ दैनिक जीवन में यूज आने वाले हमारे लवण थे, हमने इनके यूजेस पढ़े। आगे हम चलते हैं अब पीएच स्केल पे। पीएच स्केल, जैसे नाम से इसके लग रहा है ये एक स्केल होती है। स्केल होती है तो भैया कुछ ना कुछ मेजरमेंट भी करती होगी। क्या मेजरमेंट करती है? ये किस चीज का मेजरमेंट करती है? क्या नापती होगी ये पीएच स्केल? तो देखिए, ये नापती है आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या नापती है ये आपका नापती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसके नाम से ही इसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। किसका पोटेंशियल नापती है ये? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या नापती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी सोरेनसन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सोरेनसन के द्वारा। तो देखिए,
पहली लाइन में ही क्वेश्चन बन गया सबसे पहले तो कि ये क्या नापती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और दूसरा पॉइंट बन गया कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज साहब की थी सोरेनसन ने। किसने की थी? सोरेनसन ने। ठीक है, H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता को pH स्केल के द्वारा मापते हैं। हमने यहाँ पे पहली लाइन में ही पढ़ लिया था, किसका पोटेंशियल नापती है? हाइड्रोजन आयंस का। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को हम इस pH स्केल के द्वारा नापते हैं, मापते हैं। हाइड्रोजन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH जो है वो उतनी ही कम होती है। हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता जैसे बढ़ती है pH कम होती जाती है। pH का जो रेशो होता है, जो रेंज होती है इसकी, वो होती है 0 से लेकर के 14 तक। देखिए आप थोड़ा सा इधर डायग्राम पे ध्यान दीजिए, pH का जो रेशो होता है, जो इसकी रेंज होती है, वो होती है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, बीच में आप देख रहे हैं ये एक 7 वाला पॉइंट है। ठीक है, ये जो 7 जिस भी पदार्थ की pH होती है, जिस भी सोल्यूशन का जिस भी पदार्थ की pH 7 होती है, वो होता है न्यूट्रल यानी कि उदासीन। हमारा जो डिस्टिल वाटर होता है, जो डिस्टिल वाटर होता है उसकी pH होती है 7, वो होता है उदासीन। ना तो वो अम्ल होता है और ना ही वो क्षार होता है, ना तो वो अम्ल होता है और ना ही वो क्षार होता है। तो देखिए जैसे जैसे 7 से हम इधर नीचे की ओर आते जाएंगे, जैसे जैसे हम 7 से नीचे की ओर आते जाएंगे, इधर जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे, तो H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी? H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी और pH का मान कम होता जाएगा। इस लाइन में देखिए हमने क्या पढ़ा था, H पॉजिटिव की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी pH उतनी ही क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता इधर बढ़ती जाएगी, pH का मान कम होता जाएगा और विलयन जो है वो अधिक अम्लीय होता जाएगा। और H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, मतलब OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता घट रही है। तो 7 से नीचे की ओर जैसे जैसे हम pH स्केल पे चलते जाएंगे, तो H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता तो बढ़ती जाएगी और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता घटती जाएगी और विलयन जो है वो क्षारीय अम्लीय होता जाएगा। जैसे हम 7 से ऊपर की ओर स्टार्ट होते हैं, 7.1 से लेकर के 14 तक, 7.1 से लेकर के 14 तक, 7.1 से लेकर के 14 तक, जैसे जैसे हम इस ओर चलते जाएंगे, तो वो H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता तो क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, कम होती जाएगी। और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता क्या है? बढ़ती जाएगी। और विलयन की प्रकृति कैसी होती जाएगी? क्षारीय होती जाएगी, उसकी क्षारीयता जो है वो बढ़ती जाएगी। तो आप सीधे सीधे इसको समझें कि ये आपके पास एक pH स्केल है जिसकी रेंज है 0 से लेकर के 14 तक, यानी 0 से लेकर के 14 तक, जिसमें 7 जो इसका मिड पॉइंट है, 7 है, वो न्यूट्रल है। जिस भी विलयन की pH 7 है, वो 7 वाला विलयन क्या है? न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। और इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है आपका डिस्टिल वाटर। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है डिस्टिल वाटर, जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, वो क्या है? न्यूट्रल है। 7 से नीचे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, इस तरफ में जैसे जैसे pH जलती जाएगी, वैसे वैसे H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी, OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता घटती जाएगी और विलयन की प्रकृति जो है वो अत्यधिक अम्लीय होती जाएगी। ठीक है, और जैसे हम 7 से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, 7.1 से लेकर के 14 तक, तो H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता घटेगी, OH नेगेटिव की बढ़ेगी और विलयन की प्रकृति जो है वो अधिकाधिक क्षारीय होती जाएगी। तो ये आपकी pH स्केल। कुछ जो डेली लाइफ में हम जिन चीज़ों को देखते हैं उनकी pH वैल्यू हमें याद रखनी है ना। जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो नाम हम सुनते हैं या जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी कुछ एक pH वैल्यूज़ हमें याद रखनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो गैस्ट्रिक जूस, जो हमारा आमाशयी अम्ल होता है, जो स्टमक में होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, उसकी pH होती है 1.2, अत्यधिक अम्लीय होता है। ये क्यों होता है अत्यधिक अम्लीय? क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर, हमारे अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हालांकि इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बेनिफिट भी होता है कि खाने को सड़ने से रोकता है, लेकिन इसके कारण जो है ये अम्लीय प्रकृति भी हमारे स्टमक की बनी रहती है। और कई बार जब खाली पेट हम रह जाते हैं, जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि एसिडिटी हो जाती है, खाली पेट लगातार हम रह जाते हैं, तो स्टमक में ये HCl तो रिलीज होता रहता है, जिस HCl की जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, जिस वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। नेक्स्ट है नींबू का रस। नींबू के रस की pH होती है 2.2। अच्छा, इस गैस्ट्रिक जूस की pH थी हमारी 1.2, यानी कि अत्यधिक अम्लीय ये होता है। नींबू के रस की pH होती है 2.2। सिरका यानी विनेगर की होती है 2.4।
दंत क्षय, दांत में जब कैविटी बन रही है और जो वहां पे जो एसिड फॉर्मेशन हो रहा है उसकी पीएच हो जाती है 5.5। अभी हमने पढ़ा था कि टूथपेस्ट जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, वो वहां जा करके उस एसिड से रिएक्शन करके वो सॉल्ट बना देता है और दंत क्षय को रोकता है। तो दंत क्षय जिस अम्ल के कारण होता है उस अम्ल की पीएच होती है 5.5। एसिड रेन या अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा जो होती है उसकी पीएच होती है 5.6। यूरिन, मूत्र यानी यूरिन की पीएच होती है हमारी 6, यानी हमारा जो मूत्र होता है यूरिन होता है वो भी अम्लीय प्रकृति का होता है। दूध की पीएच होती है 6.4। लार यानी सलाइवा, हमारी सलाइवा की पीएच होती है 6.5। देखिए हमारा सलाइवा भी बाय नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ब्लड की पीएच होती है 7.4, ये हल्का सा क्षारीय प्रकृति का होता है। समुद्री जल यानी सॉल्ट वाटर की पीएच होती है 8.7 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच क्या होती है 10। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डाई हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, MgOH की होल ट्वाइस, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसकी पीएच होती है 10। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एसिडिटी को कंट्रोल करने के काम आता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्या काम आता है, एसिडिटी को कंट्रोल करने के काम आता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ जो दैनिक जीवन में हम जो नाम सुनते हैं या जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उनकी जो है पीएच वैल्यू कितनी होती है, इनमें से मोटे मोटे आपको याद रखने होंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गैस्ट्रिक जूस जो है उसकी 1.2 होती है। अब आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि कौन सा अम्लीय होगा और कौन सा क्षारीय होगा। देखिए ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये भी 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 एसिडिक है और यहाँ से हमारा बेस शुरू होगा। ये बेसिक है, ये बेसिक और ये बेसिक। अब आपसे इनमें पूछा जाए कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा वाला है तो आप तुरंत बता देंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक ये वाला है और इनमें सबसे वीक एसिडिक कौन सा है तो ये वाला है। इनमें सबसे वीक बेसिक कौन सा है तो ये वाला है और सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन सा है तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। यहाँ आपको पीएच स्केल से ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने लवण की पीएच जो होती है वो 7 होती है। यानी कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे उससे जो सोल्ट बनेगा उसकी पीएच कितनी होगी 7 होगी। यानी उसकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी। एसिड ने बेस का प्रभाव खत्म कर दिया और बेस ने एसिड का प्रभाव खत्म कर दिया तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा उसकी प्रकृति उदासीन होगी, यानी उसकी पीएच कितनी होगी 7 होगी। विनेगर जो होता है एसिटिक एसिड का 5 से 8% विलयन होता है। विनेगर यानी सिरका जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसका रासायनिक नाम एसिटिक एसिड ही होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो होता है एसिटिक एसिड का 5 to 8% सोल्यूशन होता है। इसे 290 केल्विन पर रखा जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियस एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसे ग्लेशियस एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है इसकी जो फॉर्म होती है, जो इसकी ड्राई फॉर्म होती है ना, वो बर्फ के रेशों जैसे दिखाई देती है, इसलिए इसको ग्लेशियस एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसका उपयोग जो होता है, सिरके का उपयोग जो होता है वो अचार को सुरक्षित रखने में, अचार में फंगस ना लगे उस फंगस से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सिरके का मेनली यूज किसके लिए किया जाता है, एक तो पनीर बनाने में, दूध से पनीर बनाने के लिए सिरके का यूज होता है और दूसरा अचार को सड़ने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला जो सॉल्ट होगा, जो लवण होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी और उसकी पीएच होगी 7, ठीक है। विनेगर यानी कि सिरका जो है वो एसिटिक एसिड का 5 to 8% सोल्यूशन होता है और इसे ग्लेशियस एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है वो है अचार को सुरक्षित रखने में। तो आज की क्लास में हमने देखा एसिड, बेस और पीएच स्केल के बारे में। इससे रिलेटेड डेली लाइफ से कनेक्ट करके इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक बार अच्छे से इस टॉपिक को आप रिवाइज कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब बिल्कुल मिलेगा। आप इस टॉपिक को अच्छे से देखिए और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ आपको और बताया जाए और करवाया जाए तो आप वो सजेशंस आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वो चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अप्लाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।